ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कराई थी, ठीक है। और मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आती है सिस्टम के अंदर जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो, ठीक है। सिंपल सी डेरिवेशन थी, कोई दिक्कत नहीं था। ये आपका प्लेनेट है, ठीक है। और इससे आर डिस्टेंस पर एक छोटा मास रखा हुआ है। आपको पता है इसकी ग्रेविटी इसको इधर खींचेगी, लेकिन आपको इधर वर्क करना है। वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक। तो आपको जब वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी करना है तो भैया ध्यान रखना कि आपको उतना ही फोर्स लगाना है जितना ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? जी, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? आर। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो आप जो इधर की तरफ फोर्स लगाओगे इसे अप्लाइड फोर्स कहूंगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इतनी होगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और माइनस लगा दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि भैया वो इसी के बराबर है लेकिन अपोजिट है। अब इस मास को लेकर के आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले आकर कहां ले आओगे आप इसको? इन्फिनिटी में जाओगे। आपको बता रहा हूं इन्फिनिटी पर जैसे ही आएगा इसकी दूरी लगातार क्या होगी? चेंज होगी। और ये वाली वैल्यू क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। और इस मतलब चेंज होगी, ये भी क्या होगी? लगातार चेंज होगी। चेंज हो रही है इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंस्टेंट का। क्या निकालना पड़ेगा? तो एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? अप्लाइड फोर्स इनटू में इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है यहां पर? माइनस जी कैपिटल एम। अच्छा डी एक्स मत करना, डी आर। मैं एक्स लेता तो यहां पर दूरी एक आर ले रखी है ना, तो किसी भी इंस्टेंट पर ये जो मास है ना वो डी आर मूव कर गया। कितना मूव कर गया? तो वर्क होगा अप्लाइड फोर्स इनटू में डी आर स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ये क्या हुआ? डी आर। आप कहां से कहां तक ले आ रहे हो? आर से लेके कहां ले आ रहे हो? आपको इन्फिनिटी पे ले आ रहे हो। और ये यहां तक आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन आर टू इंफिनिटी। इसके लिए इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बाहर आएगा, अंदर क्या होगा? डी आर अपॉन में आर। आर की वैल्यू क्या थी? आर स्क्वायर है ना। आर की वैल्यू पहले क्या थी? आर ही थी, और बाद में क्या होगी? इंफिनिटी होगी। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो वर्क आएगा आपका माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इसको आर को ऊपर ले आओगे तो आर की पावर माइनस टू डी आर। और ये क्या हुआ? आर से लेके इंफिनिटी लेगा, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू आ रही है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, और वही पावर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, आर से लेके इन्फिनिटी, ठीक है भैया। तो W इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। आर की पावर क्या हो गया? माइनस वन, माइनस वन, और आर से लेके इन्फिनिटी हो गया। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया, ठीक है। उसके बाद अपना वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम। आर की पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिया उसको, आर से लेके इन्फिनिटी, ठीक है भैया। तो द वर्क इक्वल्स टू में क्या हुआ? जी कैपिटल एम स्मॉल एम। एक बार क्या होगा भैया आपका? इन्फिनिटी। और एक बार क्या आएगा? आर। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया? जीरो होता है, आप सबको पता होगा। तो वर्क की वैल्यू आ रही है आपकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर नेगेटिव। ये वर्क किया आपने इस मास को यहां से लेके इन्फिनिटी तक ले आने में। और ये सारा वर्क किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो जो भी वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क करोगे वही किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो भैया कितना आ गया वर्क हमारा? ये आ गया, यही किसके बराबर होगा? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ये हो गया आपका अच्छा माइनस साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होती है। अगर ग्रेविटी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है तो उसके अगेंस्ट में किया गया वर्क जो होगा नेगेटिव ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन अगर कोई रिपल्सिव नेचर का फोर्स होता तो वर्क पॉजिटिव आता और एनर्जी भी क्या आती? पॉजिटिव आती। तो ये कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट दी कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स।
एट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में आते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन दोनों मास के बीच में। एक मास ये है, एक मास ये है, जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है, तो इनके बीच की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये आगे मैंने लास्ट क्लास में इसको कराया था। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो कैसी क्वांटिटी है, आगे करा रहा हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर है और बोला जाए कि भैया ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, ये माइनस क्यू है, 3 क्यू है और ये 4 क्यू है, दूरी आर है सबके बीच के, स्क्वायर है, ये क्या है, तो बोलेगा इसकी कुल एनर्जी निकालो क्या होगी। ठीक है, तो भैया पहले देखिए सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी निकालनी मुझे सिस्टम की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, और चार्ज लगा दिया यार, मास होना चाहिए ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। 12th में यार m, 2m, 3m, 4m, मास कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए नेगेटिव नहीं लगा सकते आप। दूरी सबके बीच में क्या है, आर आर है। अगर बोलेगा इस सिस्टम की कुल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आपने दो की निकाली थी, क्या निकली थी, -G m अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भैया, इन दोनों के बीच की क्या होगी, टोटल एनर्जी निकालने आ रहा हूं मैं, क्या होगा, -G पहला मास m, तो क्या होगा m2m, क्या होगा 2m स्क्वायर, और दूरी कितनी है आर। फिर इन दोनों के बीच की कितनी होगी, तो -G6m स्क्वायर अपॉन में दूरी कितनी है आर। इन दोनों के बीच की -G12m स्क्वायर अपॉन में आर। इन दोनों के बीच की बस होगी, अभी और भी है, इन दोनों के बीच की भी होगी, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, √2r, क्या होते हैं, बिल्कुल सेम ये भी होगा ऐसे। ठीक है, ये भी √2r ही होगा, तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, -G3m स्क्वायर अपॉन में √2r। ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या होगी, G4 क्या होगा 8m स्क्वायर अपॉन में √2r। इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल एनर्जी आ गई सिस्टम की, Gm स्क्वायर अपॉन में r, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा भैया आपका 2 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है भैया आपका -6 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है भैया -12 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस तो कॉमन आएगा भाई, प्लस आएगा ना, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा +4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा +3 √2 बचेगा। ठीक है, ये रह गया ना, ठीक है, और ये क्या होगा +8 √2। टोटल सॉल्व कर लो, टोटल एनर्जी आ गई, ये आ गई एनर्जी, क्योंकि ये स्केलर है, इसमें हमें कोई दिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऐड कर दो एनर्जी को। ठीक है भैया, ये तो 2 का हो गया, ये तो, और ये एनर्जी आएगी नेगेटिव, क्या आएगी, मतलब ये जोड़ने वाली एनर्जी है, क्या ये, क्या क्या तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी नहीं पड़ेगी, इतनी प्लस दे दो, इतना क्या करो प्लस कर दो, जितना नेगेटिव एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब जोड़ने वाली एनर्जी है, खींचती है ना चीजों को पास में। अगर इतना ही पॉजिटिव दे दोगे तो बॉडी की एनर्जी क्या होगी, 0, और 0 एनर्जी। अभी आपको ये याद होगा, अभी मैं डेरिवेशन मैंने कराई है, तो मैंने कह दिया, इसी में कहता हूं एट इंफिनिटी, इसके बाद ये, ठीक है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या होगा, इंफिनिटी पे आर की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, यानी मैक्सिमम। ओह, 0 भी मैक्सिमम होता है क्या कभी, हाँ यहाँ पे होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर नेगेटिव ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस कहां पे 0 होगी, इन्फिनिटी पर, और 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। और आप दिमाग खुद लगाओ कि आप एक मास को दूसरे मास से 4 मीटर के डिस्टेंस पे ले गए, फिर 10 मीटर के डिस्टेंस पे ले गए, दूर ले आ रहे हो आप, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी ले गए, तो आपको सबसे ज्यादा वर्क कहां करना पड़ा, इन्फिनिटी पे ले आने में। जब इन्फिनिटी पे जाओगे सबसे ज्यादा ज्यादा वर्क होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी तो होगी, तो इन्फिनिटी पे वर्क कितना हो रहा है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0, यानी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। यानी अगर किसी भी चीज को इन्फिनिटी पे भेजना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समझ गए ना भैया, ये और ये मैक्सिमम होती है, क्या होती है, तो भैया इसी में यही बात आगे मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक है।
कि अगर ये नेगेटिव होगी, अगर मुझे इसको तोड़ना है, मतलब इन सारे चार्ज को अलग अलग कर देना है और इतनी दूर भेज देना है कि एक दूसरे पे अपना इफेक्ट ना दिखाए, ठीक है, तो उतना क्या करना पड़ेगा। वैसे इसको सॉल्व करके आपका आने वाला है, बता ही देता हूं मैं, चलो। टोटल एनर्जी आएगी 2 6 8 8 √2R, और ये होगा आपका, ये जाएगा, चुप हो जा, 8 8 12 20 20 4 24 24 √2, ठीक है, ठीक है, और प्लस 11 GM² में माइनस, ये आ रहा है, इतनी एनर्जी है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इतनी है। अगर मुझे इसकी एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा तो इतना ही जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने जीरो किया तो सारे चार्ज कहां पहुंच गए। इफ वी प्रोवाइड सेम एनर्जी then total energy of the system, then total energy of system is equals to में system become zero। इसका मतलब सारे मास एक दूसरे से इंफिनिटी डिस्टेंस पर चले गए हैं। अब एनर्जी जीरो होगी ना भैया पूरे सिस्टम की, तो इसका मतलब जीरो कब होती है, जब सब कहां चले जाते हैं, इंफिनिटी को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसी एक क्वेश्चन हो जाता है, इसकी भी कुल एनर्जी निकालो। 8 है, R इसकी कुल एनर्जी निकालो। क्या होगा भैया इसकी कुल एनर्जी, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, ठीक है। हाँ, तू बताएगी, नहीं तू ये नहीं बता, गलत बताएगी तू बता भाई, इनके बीच की एनर्जी क्या होगी। अपॉन में R, ठीक है भैया। फिर इनके बीच की एनर्जी भी होगी, सब एक दूसरे में, -G 24M² अपॉन में R, इनके बीच की भी होगी। तो ये सॉल्व करोगे, टोटल एनर्जी कितनी है भैया, 48 24 क्या हो जाएगा भैया आपका, 48 24 हो गया आपका 72 72, और ये क्या हो जाएगा, 72 नहीं 82, ये ना 48 24 हो जाएगा आपका 72, हाँ 72 32 कितना रहेगा आपका 104, 104 -GM² अपॉन में R। अगर आपको इस सिस्टम को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे भेजना है, सारे मास को दूर इन्फिनिटी पे भेज दो, तो क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी आप सप्लाई कर दो इसको, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, ये होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ओए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है भैया। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, पहले इससे पहले एक बात आता हूं मैं आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये केवल ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल, देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए एक मास है m, काफी ज्यादा मास है, आप यहां से एक छोटे से मास को कहां ले आ रहे हो, r से कहां ले आ रहे हो, r डिस्टेंस पे कहां ले आ रहे हो, इंफिनिटी पे, ठीक है। एक दूसरा मास है, ये m1 है, ये m2 है, और m1 इज मच मोर ग्रेटर देन, यानी m1 की वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है। आप इस मास को r डिस्टेंस पे जो कि रखा हुआ है, सेम मास है, इसको भी उठा के कहां ले आ रहे हो, इन्फिनिटी पे ले आ रहे हो।
किस केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पहले या दूसरे? पहले केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस की ग्रेविटी क्या होगी, इस केस की ग्रेविटी जो होगी ज्यादा होगी, और इस केस की ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो हियर हियर ग्रेविटी इन केस ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन ग्रेविटी इन केस ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि भैया ये प्लेनेट का मास ज्यादा है, इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब जब जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। पोटेंशियल मतलब ताकत क्या है खींचने की, ज्यादा। ये कम अट्रैक्ट करेगा इस मास को, इसलिए कम वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है भैया, कम है। खींचने की क्षमता हो गया क्या है, कम है। तो M1 से दूर ले जाने में, M1 से स्मॉल m को दूर ले जाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब खींचने की क्षमता, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है भैया। तो बाय ऑब्जर्वेशन, मैं इसको ग्रेविटेशन का समझ में आ गया, नहीं आ गया? ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कोई मास किसी मास को कितना खींच रहा है। जो ज्यादा खींचेगा, जिसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसका मतलब उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, अन्यथा कम है। ठीक। अगर मैं बात करूं तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके मास पर, सोर्स मास कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फोर्स। और इसको नाम देते हैं टेस्ट। ये क्या है, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जाके चेक कर रहे हैं उसका पोटेंशियल, इसलिए टेस्ट बोल दिया इसको। ठीक है। तो हमने देखा कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स के मास पर। और दूसरा एक चीज पे और डिपेंड कर रहा है, दूरी पर भी। अगर मान लीजिए इसी मास के पास में एक और मास रखा हुआ है, इसको इन्फिनिटी ले रहे हो, इसको इन्फिनिटी ले रहे हो, किसको ले आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो पास में है। जो पास में रहेगा तो इसको ज्यादा ग्रेविटी से खींचेगा, तो इसलिए आपको उसको ले आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जो दूर है उसको तो भैया वैसे ही कम अट्रैक्ट कर रहा है, इसको दूर ले आने में क्या होगा, कम वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या है, आर्क इनवर्सली। दोनों कंबाइन कीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हुआ, M/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, -Gm/r। माइनस का मतलब एट्रैक्टिव नेचर है, क्या है इसका, नेचर। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है किसी भी प्लैनेट का। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ बॉडी जिसका आप पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, आर उससे उस पॉइंट की दूरी जहां से आप चेक कर रहे हो उसका। ठीक है भैया, ये खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, कौन है भाई, इसी टाइम में जल्दी बताइएगा। ये हो गया भैया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल समझ आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना उसका। ठीक है, बाकी आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप होती क्या पता, मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं, ये सरफेस है, इधर फेंका, इसको V1 वेलोसिटी से फेंका, इसको V2 वेलोसिटी से फेंका, इसको V3 वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, तो मैंने कहा कि हेयर V1, एक ही प्लेनेट पे तीन मास, सेम मास है, तीनों को अलग अलग वेलोसिटी से फेंका। मैंने कहा V3 सबसे ज्यादा है, V2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद है, और V1 सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन जाएगा, जहां पे हमने सबसे ज्यादा वेलोसिटी दे रखी होगी। ठीक है, तो H3 इज ग्रेटर देन H2 और H1, मतलब ये H1 हाइट तक ही जाएगा, ये H2 हाइट तक जाएगा, ये
लेकिन यदि मैं किसी भी इसी मास को v4 वेलोसिटी से फेंक दूं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, एस्केप से, किसके बराबर है, तो ये सीधा कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। कहां चला जाएगा, ठीक है, ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है। तो जिस वेलोसिटी से h4 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, क्या गया, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंक देते हो तो उसकी हाइट क्या हो जाती है आपकी, इन्फिनिटी हो जाती है। क्या होती है, यानी वो अर्थ की ग्रेविटी को चीरता हुआ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, अर्थ की ग्रेविटी को चीरता हुआ। और आपको बता दूं इतनी वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के लिए, तो ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप किसी भी चीज को इतनी रफ्तार से फेंक दोगे तो धरती पे कभी वापसी नहीं आएगी, ठीक है भैया। वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर। फेंको तो 1 सेकंड में पहुंच जाए चांदनी चौक पार। मैंने फेंका, पहुंच गई चांदनी चौक। ये होती है किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। आसान है, ठीक है, समझ गए भैया। तो इसकी डेरिवेशन देखिए भैया, ध्यान दीजिए। जब अर्थ की सरफेस, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। और अर्थ की अगर मास m है तो अर्थ के सेंटर से इस बॉडी की जो दूरी होगी, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। गोल बनाना चाहिए था ना मुझे, चलो समझ जाना, ठीक है। सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, आर, कैपिटल आर, ठीक है। सबकी दूरी आर है, सबकी दूरी आर, लेकिन सबसे काम भी नहीं है मुझे, मुझे तो इसी से काम है, इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अर्थ के जब सेंटर पे ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई है तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने इन्फिनिटी ले लिया, वैसे इन्फिनिटी को हम कोई पॉइंट ले नहीं सकते तो इसीलिए मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। ए और बी पॉइंट मैं सीधा लिखूंगा, ध्यान दीजिए कैसे कर रहा हूं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल एनर्जी कितनी थी सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा इनिशियल एनर्जी कितनी थी। तो काइनेटिक प्लस टोटल एनर्जी यही होती ना, काइनेटिक कितनी हुई बता भाई, जब अर्थ के सरफेस पे थी तो क्या होगी भैया, घुसंड मार दूंगा। सरफेस पे v0 क्या है, एस के वेलोसिटी नहीं है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, क्या होगी, और एक और होगी पोटेंशियल एनर्जी जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो क्या होगी, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, ये होगी। अब टोटल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पर, एनर्जी एट इंफिनिटी, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी भैया, इंफिनिटी पे कुल एनर्जी क्या होती है, जीरो आती है, क्या होती है, कोई एनर्जी नहीं बचती। अकॉर्डिंग टू इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी चाहिए, काइनेटिक हो रुक भी जाएगा और अर्थ की ग्रेविटी से भी क्या वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, टोटल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया, इनिशियल एनर्जी बराबर में, इनिशियल क्या थी, हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, बराबर में क्या आ गया, जीरो। इसको पल्ली साइड में लिया तो क्या हो गया भैया, यार को लिया तो क्या होगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर बराबर में जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, दो को पल्ली साइड में ले आओ तो वी स्क्वायर इक्वल्स में टू जी एम अपॉन में क्या हो गया, आर। तो वी ई की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट जी एम अपॉन में, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस के वेलोसिटी। आपको सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड से कराया मैंने, ठीक है। तो एस के वेलोसिटी किसी बॉडी की वो वेलोसिटी होती है जिससे कभी बॉडी वापस धरती पर आती नहीं, अच्छा मिनिमम होती है, मतलब समझे कि अगर कोई चीज 11.2 किलोमीटर से फेंकी जा रही हो, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा रही है कम से कम, अगर इससे ज्यादा से फेंकोगे तो क्या नहीं आएगी, तो और जाएगी,
उससे ज्यादा से कोई तो इसीलिए एस के वेलोसिटी ऑलवेज मिनिमम बोली जाती है। क्या होती है? हाँ, ठीक है। तो एस के वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी which velocity of object, velocity of object which cross the अर्थ ग्रेविटी। ये भैया वो मिनिमम वेलोसिटी जो अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर दे भैया? क्रॉस कर दे। अर्थ की ग्रेविटी कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। कहां पहुंच जाए? तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एस के वेलोसिटी। अच्छा आपको बता दूं कि अगर आपको याद होगा तो जी स्मॉल जी इक्वल्स टू में जीएम अपॉन में क्या था? आर स्क्वायर था। तो जीएम की वैल्यू क्या होगी? जी आर स्क्वायर होगी। तो हम इसी को लिख देते भैया, v इक्वल्स टू में 2 GR स्क्वायर अपॉन में, और आर से आर कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? 2 GR। फॉर अर्थ की बात कर दूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए सारे डाटा को हम फिलअप करते हैं। तो जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू 10 पावर 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भैया आपका 1.1 2 ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 11,200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, सॉल्व करके ही आएगा। एस के वेलोसिटी समझ में आ गया? ठीक है भैया, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, देखिए किसी भी सैटेलाइट को अगर मैं बात करूं भैया सैटेलाइट की, तो टाइप ऑफ सैटेलाइट पहले बता दें यार, एक क्लास और होगी लेनी पड़ेगी वरना जल्दी हो जाएगा। टाइप ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? अरे भैया समझ गया ना, सैटेलाइट क्या हो गया? तो सैटेलाइट वो बॉडी होती है विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट। ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट। जो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करे उसे हम क्या कहते हैं भैया? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है भैया, आर्टिफिशियल क्या नेचुरल क्या होता है? ये जो नेचर में अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल में मून, इससे एग्जांपल क्या है भैया? मून ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारे मून का कोई नाम ही नहीं है तो इसलिए मून ऑफ अर्थ लिखते हैं। ठीक है, दूसरा मून ऑफ मार्स। मून ऑफ मार्स क्या है भैया? दो सैटेलाइट है इसके, फोबोस और डेलमोस। ठीक है, ये दो सैटेलाइट है। ठीक है, और मार्स, ठीक है भैया। ठीक है, मून ऑफ मार्स। ठीक है भैया, अब देखिए फोबोस डेलमोस। सुन तो ले यार, अगर हम वीनस की बात करें तो उसके पास कोई मून ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं सैटर्न की बात करूं, जुपिटर की बात करूं, तो इतने मून है कि अनगिनत है, लिख बोर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून की बात करूं या फिर यूरेनस की बात करूं तो उनके पास भी काफी सारे मून है, उनकी बात ही नहीं कर रहा। इवन आपके प्लूटो तक के पास मून है। बस दो ही प्लेनेट है जिनके पास मून नहीं है, एक तो आपका हो गया मरकरी और दूसरा हो गया आपका वीनस। इनके पास कोई मून नहीं है। ठीक है भैया, और इवन प्लूटो तक के पास दो मून है, एक का नाम है सेरोन और एक का नाम है मुझे नहीं पता।
अजीब। ठीक है, और आर्टिफिशियल सेटेलाइट के अगर मैं एग्जांपल दूं आर्टिफिशियल के, तो भैया बहुत सारे हो सकते हैं। इनसेट वन स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन, ठीक है। इनसेट वन, इनसेट वन, टू, थ्री, फोर, ये सारे के सारे इंडिया के हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ठीक है भैया। और अभी कुछ दिनों पहले हमने चंद्रयान भी छोड़ा था, लेकिन चंद्रयान वो सेटेलाइट नहीं कहेगा क्योंकि वो रिवॉल्व नहीं करता, वो डायरेक्टली आता। लैंडर, लैंडर को चुप हो जा। हाँ हो गया खत्म, ठीक है। अब देखिए इस आर्टिफिशियल के भी दो कैटेगरी है, ठीक है। नेचुरल खत्म हो गया, नेचुरल का बाहर में डाल दो, ठीक है। इस आर्टिफिशियल की भी दो कैटेगरी है। एक होता है इसमें पोलर सैटेलाइट, एक क्या होता है इसमें, और दूसरा होता है भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है भैया। दो कैटेगरी है। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, तो ऐसे सैटेलाइट जो पोल के अराउंड, विच रिवॉल्व अराउंड दी पोल, जो पोल के अराउंड में रिवॉल्व करे उसे हम क्या कहते हैं भैया, पोलर सैटेलाइट। विच रिवॉल्व अराउंड दी पोल ऑफ अर्थ, अर्थ के पोल के अराउंड में जो सैटेलाइट घूमते हैं, ठीक है भैया, उनको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इनका काम है मैपिंग करना, मैपिंग अर्थ की जो बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे हम नहीं जा सकते, तो उसकी मैपिंग भी तो जरूरी है ना, ठीक है। तो मैपिंग करना है, यूज क्या है, मैपिंग, मैपिंग करना, मैपिंग, ठीक है भैया। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सेटेलाइट होते हैं जो रेस्ट में होते हैं अर्थ की लोकेशन के हिसाब से। ये अर्थ है ना, मेरे सर पे एक सेटेलाइट हमेशा ऐसी रहेगा, उसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, उसकी पोजीशन कभी नहीं चेंज होगी। ऐसे सेटेलाइट के लिए क्या होना है, तो भैया ऐसे सेटेलाइट हमारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन उनकी एक्चुअल एंगुलर स्पीड क्या है, अर्थ की स्पीड के बराबर है। अर्थ जितनी देर में एक चक्कर लगाती है उतनी देर में भी वो भी एक चक्कर लगाएंगे, तभी तो हमारे सर पे रह पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लोकेशन, ठीक है। रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लोकेशन, अर्थ की किसी भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, ये रेस्ट में होते हैं, ठीक है भैया। इनका यूज क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग, मैच चल रहा है, मैच को ब्रॉडकास्ट करना है, या फिर मौसम विज्ञान किसी, अब देखो अब दिल्ली का मौसम है तो दिल्ली के मौसम बताने के लिए भी यहाँ का सेटेलाइट होगा अलग से, ठीक है। वो यहाँ के वेदर रिपोर्ट देता है, यूपी के लिए अलग होगा, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग, कास्टिंग एक्सेट्रा, इनमें यूज होता है, ठीक है भैया। अब इनको लॉन्च कैसे किया जाता है, तो इनका प्रिंसिपल जो है वो अगली क्लास में हो पाएगा, क्योंकि अब इतने तैड़ फैड़ में नहीं कराने वाला मैं, ठीक है। एक क्लास वाले लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कल की क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। तो भैया इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना, बहुत आसान चैप्टर था, मैंने इतने बहुत इसको एकदम रद्दी तरीके से बता दिया भैया कि आपके दिमाग में एकदम रहेगी बात, वीडियो देख लोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।